नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय नागरिक और एनआरआई के विवाह के बारे में। चर्चा का विषय क्या है? अभी जो विधि आयोग है उसने एक रिपोर्ट कानून मंत्रालय को प्रस्तुत की है, जिसको इन्होंने टाइटल दिया है अनिवासी भारतीयों और भारत के प्रवासी नागरिकों से संबंधित विवाह मुद्दों पर कानून। इन्होंने बताया कि हमारे देश में बड़े स्तर पर अनेक लोग एनआरआई लोगों से विवाह करते हैं। इसके लाभ भी बहुत हैं, लेकिन चिंताएं भी बहुत ज्यादा हैं, जिसके लिए जरूरी है कि कानून बनाई जाए और सभी के अधिकारों को और भविष्य को संरक्षण प्रदान किया जाए। इन्होंने हर एक बात रेखांकित की कि आवश्यकता क्यों है कानून की और कानून से क्या क्या लाभ होंगे, हर बात इन्होंने बताई। और यह सामान्य प्रवृत्ति है, अगर हम समाज में भी चीजों को समझें तो एक खास ट्रेंड है और भौकाल भी है इसका। लोग आपस में जनरली बात करते हैं किसी की एनआरआई शादी के बारे में, बताते हैं कि इत्यादि इत्यादि की एक लड़की थी, उसने एनआरआई से शादी की, कनाडा चली गई, ऑस्ट्रेलिया चली गई या किसी और देश। लड़कों के मामले में भी ऐसा होता है कि पता नहीं कैसे कहानी बैठी, एनआरआई लड़के की शादी हो गई, वह भी बाहर चला गया, सब बाहर रहते हैं। समाज में नॉर्मल है सभी चीजें, है ना, बहुत कॉमन है। तो इन्होंने बताया कि चीजें नॉर्मल तो है, लेकिन चिंताएं बहुत सारी, समझना है। एक मेंस का प्रश्न जो यहाँ से बन सकता है कुछ इस प्रकार का रहेगा। जरूरी है कि आपके पास अपने खुद के नोट्स हो, ताकि कहीं भी कोई बात आए मेंस में तो आप लोग बेझिझक चीजों को प्रस्तुत कर सकें। मेंस के लिए तैयार हो जाएंगे। अगर प्री से रिलेटेड कुछ भी बात देखने को मिलती है तो उस दौरान आप चीजों को आसानी से हैंडल कर ही लेंगे। ऐसा एक कानून बनाने का प्रयास वर्ष 2019 में केंद्र सरकार पहले ही कर चुकी है। सरकार ने एक विधेयक पेश किया था अनिवासी भारतीयों के विवाह पंजीकरण विधेयक के रूप में। 11 फरवरी 2019 को इसे राज्यसभा में पेश किया गया था, बाद में समिति के पास चला गया। समिति ने विचार वगैरह किया, पर कोई भी अभी तक अंतिम निर्णय इसके ऊपर नहीं आ पाया। पर विधि आयोग कह रहा है कि एक अंतिम निर्णय लो और कुछ कठोर कानून बनाओ, ताकि हमारे देश के जो स्थायी नागरिक हैं उनके साथ में कुछ भी गलत ना हो, धोखाधड़ी वाली प्रवृत्ति ना हो, चीजें बिल्कुल ठीक रहे। इन्होंने अनेक चिंताएं भी प्रस्तुत की कि क्यों होना चाहिए ऐसा एक कानून, क्या आवश्यकता। इन्होंने बताया, देखिए पहली बात तो यही है कि हमारे भारतीय सामान्य नागरिकों और एनआरआई से उनके विवाह के संबंध में कोई भी अच्छा कानून नहीं है, स्पष्ट कानून नहीं है जो अधिकारों को संरक्षण प्रदान करे। इसलिए जरूरी है कि चीजें ठीक करने के लिए एक कानून बनाया जाए, ताकि सब लोग समझें कि दरअसल कोई एक सामान्य नागरिक को एनआरआई से विवाह करने के लिए कैसी कैसी स्थितियों का सामना करना पड़ेगा, विधि क्या है, परंपरा क्या है हमारे कानून, चीजों को समझे। कहीं कुछ गड़बड़ी होती है तो एनआरआई व्यक्ति को भी पता हो कि ये चीजें हो सकती है। क्योंकि बहुत बार ऐसे मामले देखे गए कि एनआरआई लोग आते हैं, विवाह करते हैं, कहते हैं कि बाद में लेके जाएंगे, दोबारा नहीं आते, कॉन्टेक्ट खत्म हो जाता है, चीजें सारी खत्म हो जाती है, नहीं बनती है। तो इसलिए जरूरी है कि स्पष्ट कानून हो। इसके साथ साथ इन्होंने बताया कि अनिवासी भारतीय और भारतीय नागरिकों के मध्य वैवाहिक धोखाधड़ी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। स्पष्ट कर चुका हूं अभी कि धोखाधड़ी हो रही है, गड़बड़ चल रही है, तो जरूरी है कि ऐसी घटनाएं ना हो। इसका विशेष प्रभाव पड़ता है महिलाओं के ऊपर। महिलाओं को बहुत अधिक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एनआरआई लोग आते हैं, विवाह करते हैं, कुछ दिन रहते हैं, चले जाते हैं, संपर्क तोड़ देते हैं। अब आप दूसरे देश में किसी इंसान को आकर नहीं ढूंढ सकते। दूसरा देश छोड़ो, दिल्ली में आ जाओ, दिल्ली में कोई इंसान आपको खो जाए, ढूंढ के दिखा दो, नहीं मिलेगा, भीड़ ही इतनी ज्यादा है। क्या उम्मीद करोगे कि दूसरे देश जाके किसी इंसान को ढूंढ लोगे? संभावनाएं नहीं है। एक ऐसा ही रियल लाइफ इंसिडेंट मेरे साथ भी है, एक किस्सा है, बताता हूँ। जिस समय हम लोग यूपीएससी की तैयारी करते थे तो जनरल क्लास में सब लोग की आपस में बात होती है कि किसकी कितनी एज रह रही है, किसके पास कितने अटेम्प्ट रह रहे हैं, वो सबको लेकर के। तो ऐसे एक लड़की थी हमारे साथ में, उनकी एज काफी ज्यादा थी। तो ऐसी बातचीत होती है कि आपकी एज इतनी ज्यादा क्यों हो गई है। जैसे कि मैं था उस समय, मेरी एज काफी कम थी, तो मुझसे लोग कहा करते थे कि आप जल्दी इस फील्ड में आ गए हैं। कुछ लोग ऐसे थे जिनकी एज काफी ज्यादा थी, तो उनसे बातें होती थी कि क्यों लेट हुआ, तो बताते थे कि अलग अलग जगह बिजी थे, ऐसा था वगैरह वगैरह। तो ऐसे ही एक लड़की हमारे साथ थी, एज काफी ज्यादा थी, तो उन्होंने बताया अपना एक बार किस्सा कि एनआरआई बता करके एक व्यक्ति ने शादी की, बाद में वह बाहर चला गया और दोबारा लौट करके नहीं आया। तो ऐसे अनेक मामले हैं, जैसे कि मुझे तो एक ही पता है, बट इतने सारे मामले हैं कि चीजों को रिकॉर्ड भी नहीं किया गया है पूरी तरह से। महिलाओं पर इसका विशेष नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। भारतीय नागरिकों का वित्तीय ह्रास भी होता है, शादी वगैरह होती है, सब चीजें होती है, बहुत तगड़ा नुकसान होता है। आपको सभी को पता है कि शादी करना आसान बात नहीं है। अब विवाह हो रहा है, सबको उम्मीदें होती है सब चीजें सफल होंगी, पर असफल हो जाए तो बहुत ज्यादा दिक्कत है। और उसके बाद क्या होता है कि जो भी दूसरा पक्ष है, जो पीड़ित पक्ष होता है, उसको जटिल कानूनी प्रक्रियाओं का सामना करना पड़ता है, अलग अलग तरह से चीजों से गुजरना पड़ता है, चीजें क्लियर नहीं होती है। वहीं समाज जो होता है वह अलग दृष्टि से दिखता है। यह सब भी गड़बड़ वाला मामला है। तो इन सभी कारणों को गिनाते हुए विधि आयोग ने कहा है कि चीजों को सुधारने की आवश्यकता है, व्यवस्था को सुधार लीजिए। तो अब व्यवस्था को सुधारने के लिए इसने अनेक सुझाव प्रस्तुत किए हैं, जिसमें इसने बताया कि अभी सबसे पहले आवश्यकता है एक विशेष व्यापक और केंद्रीकृत कानून बनाए जाने की,
केंद्र सरकार से कहा है कि एक कानून बनाई है, इस कानून के अंदर एनआरआई सहित ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया शामिल होने चाहिए, जो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत ओसीआई है, उनको भी शामिल करिए। यदि वह भी ऐसा काम करते तो उनके लिए भी समान कानून हो। यह कानून जब बन जाएगा, इस प्रकार का एक अधिनियम बन जाएगा, तो इसके माध्यम से हम समन, वारंट या न्यायिक दस्तावेजों की प्रस्तुति का कार्य भी कर सकते हैं, वारंट भी जारी कर सकते हैं, सभी चीजें हम लोग कर सकते हैं। इसके लिए भी हम लोग अधिकृत हो जाएंगे। विवाह के लिए अनिवार्य पंजीकरण किया जाना चाहिए पूरे देश में। जहां कहीं भी एक सामान्य नागरिक एनआरआई से विवाह कर रहा है, यह एक अनिवार्य व्यवस्था के रूप में हो जाना चाहिए। इसका लाभ क्या होगा? इसका लाभ यह होगा कि कभी भी मामला गड़बड़ाता है और तलाक होता है तो चीजें वैध होंगी। जीवन साथी के भरण पोषण के लिए उससे हम डिमांड करेंगे कि भाई आपको देना पड़ेगा, इसके लिए गुजारिश वाली स्थिति, और आपको एक अमाउंट देना पड़ेगा महीने दर महीने, ताकि इनका जीवन यापन ठीक से होता रहे। अगर इनके पास में कोई अपना इनकम का सोर्स नहीं है, उस स्थिति में दबाव डाला जा सकता है, सरकार आदेश दे सकती है, कानून आदेश दे सकता है। वहीं बच्चे होते हैं यदि विवाह के उपरांत में, लेकिन बाद में आप विवाह विच्छेद कर लेते हैं, तो भी पुरुष की या जो भी व्यक्ति सक्षम है जिसने प्राथमिकता की थी चीजों के लिए, उससे कहा जाएगा कि आप बच्चों के संरक्षण के लिए और भरण पोषण के लिए यहाँ पे गुजारा भत्ता देंगे, या फिर आप भरण पोषण के लिए जो भत्ता देना है वह देंगे। इसके लिए भी आदेश दिया जाएगा। पुरुष भी हो सकते हैं, महिला भी हो सकती है, कोई भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ पुरुष ऐसा काम करते हैं, महिलाओं की स्थिति भी होती है। भारत में भी शादी कर ली, बाहर भी कर ली, चल रही है गाड़ी आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर अभी विधेयक का कहना है कि अगर अनिवार्य पंजीकरण की व्यवस्था होगी तो विशेष लाभ हो सकता है हमारे देश के सामान्य नागरिकों को। अगर विवाह ठीक चल रहा तो हमें कोई परेशानी नहीं, लेकिन जहां गड़बड़ होगी वहां पर यह कानून कार्य करेंगे। इसके साथ ही जिला अधिकारी को भी, यहाँ पर जो जिला विवाह अधिकारी होगा उसको भी अधिकृत कर दिया जाएगा कि आप नोटिस वगैरह जारी कर सकते हैं चीजों के लिए, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह बाकी की जिम्मेदारी भी इसी को दे दी जाएगी। यहाँ पर इन्होंने एक खास और विशेष रिकमेंडेशन यह प्रस्तुत की है कि जब कभी भी इस प्रकार से विवाह हो, एक सामान्य नागरिक का एनआरआई से विवाह हो, उस स्थिति में दोनों के पासपोर्ट यूज किए जाने चाहिए। इनके पासपोर्ट को हम सिस्टम में लिंक कर देंगे। इतना ही नहीं, सिस्टम में लिंक करने के अलावा हम उस पर इनका जो मैरिज रजिस्ट्रेशन नंबर है वह भी मेंशन कर देंगे। इससे क्या हो जाएगा कि हमें पता लग जाएगा कि कौन कौन से दो पासपोर्ट आपस में लिंक्ड हैं, ताकि कभी भी कोई गड़बड़ी हो तो चीजों को ट्रैक करना इजी हो। वहीं जब कभी भी किसी के पासपोर्ट के ऊपर मैरिज सर्टिफिकेट नंबर मेंशन हो जाएगा तो दूसरे जो अन्य पक्ष हैं उनको भी चीजें क्लियर रहेंगी कि हाँ, व्यक्ति की अगर जांच करनी है विवाहित है या नहीं है तो उसके पासपोर्ट के ऊपर चेक किया जा सकता है मैरिज सर्टिफिकेट नंबर है या नहीं। यह भी रिकमेंडेशन प्रस्तुत की है यहाँ पर विधि आयोग ने। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि अभी तक हमारे देश में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि पासपोर्ट पे मैरिज सर्टिफिकेट नंबर मेंशन हो, तो इसलिए सबसे पहले आपको पासपोर्ट अधिनियम 1967 में संशोधन करना होगा। अभी कभी भी कोई भी ऐसा मामला आता है तो पासपोर्ट अधिनियम का ही उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे कहा गया है विधि आयोग के द्वारा कि इसमें आप संशोधन करके एक ऐसी व्यवस्था स्थापित कर सकते हैं जब एनआरआई और एक सामान्य नागरिक का पासपोर्ट लिंक भी हो जाएगा, साथ साथ सर्टिफिकेट नंबर जो भी रहेगा उनके मैरिज का वह भी मेंशन हो जाएगा, और यह एक वैध साक्ष्य के रूप में कार्य करेगा भविष्य में जब भी इसकी जरूरत पड़ने वाली है। यह बात हुई भारत में कार्य करने की। भारत में कार्य करने के अलावा हम अलग अलग जागरूकता कार्यक्रम भी चलाएंगे। सरकार के कार्यक्रमों के अलावा जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए, जिसमें राष्ट्रीय महिला आयोग, राज्य महिला आयोग और विदेशों में गैर सरकारी संगठन जो है वह सभी हमारा सहयोग करेंगे चीजों के लिए। और जितने भी परिवार ऐसे हैं जो एनआरआई लोगों से विवाह करने के लिए इच्छुक हैं, उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो वह काफी सारी चीजें जान समझ सकेंगे इन जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से। यह भी विधि आयोग की एक खास रिकमेंडेशन है। तो यह सारे विचार प्रस्तुत किए इन्होंने, क्यों किए हैं यह भी मैंने आपको बता दिया। इस दौरान आपका क्या मानना है कि स्थिति ठीक है या नहीं है, कानून होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, व्यवस्था को किस प्रकार से परिवर्तित किया जा सकता है, या इस स्थिति में सुरक्षा मिले महिलाओं को या हमारे देश के सामान्य नागरिकों को क्या क्या प्रावधान और जोड़े जा सकते हैं, इसके लिए आप लोग कमेंट में अपने विचार हमें बता सकते हैं। इसके अलावा कानून की वर्तमान स्थिति हमारे देश में क्या है इसको भी समझ लेते हैं। अगर अभी कभी भी वर्तमान में ऐसा कोई मामला रहता है सामान्य नागरिकों का एनआरआई से विवाह का, तो यह विदेश मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आता है, और इन सभी कार्यों के लिए विदेश मंत्रालय पे ही जिम्मेदारी है कि वह लोगों को जागरूक करे कि अगर कभी भी कोई धोखाधड़ी या गड़बड़ हो तो आप कैसे प्रक्रियाओं का पालन करते हुए न्यायालय में मामला दर्ज करेंगे। उनको समन जारी कर सकते हैं, लुकआउट नोटिस भेज सकते हैं, पासपोर्ट रद्द करवा सकते हैं या जब्त करवा सकते हैं, भरण पोषण की मांग कर सकते हैं और शिशु सहायता की मांग कर सकते हैं। इसके लिए पूरा मामला जो है यह विदेश मंत्रालय के तहत अभी आता है और सारी जिम्मेदारियां इसी के ही पास है। विदेश मंत्रालय एक विशेष स्कीम के तहत महिलाओं को विदेश में सूचीबद्ध वकीलों और एनजीओ के माध्यम से विधिक और वित्तीय सहायता भी प्रदान कराता है। यह जिम्मेदारियां भी इसने अपने कंधों पे ली हुई है। बहुत बार ऐसी गड़बड़ें होती है कि भारत से विवाह कर लिया है, महिलाओं को ले गए हैं, दूसरी कंट्री ले जाकर के चीजों को अलग अलग कर लिया है, पुरुष अलग है, काम नहीं करवा रहा है,
या साथ नहीं रह रहा है, जिम्मेदारी नहीं समझ रहा है, तो उस स्थिति में भी महिला परेशान हो जाती है कि वापस भी नहीं जा पा रही हूँ और यहाँ पर भी सुखी नहीं हूँ, मैं क्या करूँ। तो विदेश मंत्रालय स्कीम चला रहा है इसके लिए कि अगर आपको वहां भी सहायता की जरूरत है तो हम आपके लिए पूरी व्यवस्था करेंगे, हर सहायता आपको वहां पे प्रोवाइड की जाएगी। और ऐसे वैवाहिक मामलों की सुनवाई वर्तमान में पासपोर्ट अधिनियम 1967 के अंतर्गत की जाती है हमारे देश में। यह है हम लोग चीजों को देख रहे हैं। तो अभी कोई विशेष कानून नहीं है, इसलिए डिमांड हो रही है कि एक स्पष्ट कानून हो, और जो भी स्पष्ट कानून होगा फिर वो चीजों को बेहतर से बेहतरीन बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। यह है यहाँ पर मामला शामिल है। तो क्या मामला है, रिपोर्ट प्रस्तुत की है, क्यों प्रस्तुत की है, क्या सुधारों की मांग की जा रही है और वर्तमान स्थिति क्या है, हर एक चीज आपका क्लियर कर दी गई है। आगे आप इस व्यवस्था को किस रूप में देखना चाहते हैं, कमेंट में अपने विचार प्रस्तुत कर दीजिए। प्रश्न शुरुआत में दिखाया था, मेंशन कर लीजिएगा, इसके अकॉर्डिंग नोट्स बना लीजिएगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो बिल्कुल बाकी साथियों तक जरूर शेयर कीजिएगा। इसके साथ ही हम लोग अगली वीडियो मुलाकात करेंगे कुछ नई बातों के साथ में। तब तक के लिए विदा दीजिए। थैंक यू सो मच।